शहीद आजम भगत सिंह कहा करते थे, ये देश से विदेशी पूंजीपतियों के जुए को यहाँ की जनता ने उतार भी फेंका और यहाँ फिर एक देसी सत्ता की हुकूमत कायम हुई। तब भी सिर्फ चमड़ी का रंग बदल जाएगा, शोषण बदस्तूर जारी रहेगा। आज उनकी शहादत के 92 वर्ष पूरे होने पर जब हम पीछे निगाह डालते हैं तो हम यही पाते हैं कि वाकई भगत सिंह ने जो बातें कही थी वो आज एकदम सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, मैं 100 फ्लावर से देवेंद्र प्रताप। 23 मार्च को गुजरे एक दिन पहले 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के 92 वर्ष पूरे हो गए। यह एक अफसोस की ही बात है कि लगभग एक शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी देश का के युवाओं का बड़ा हिस्सा भगत सिंह के तमाम लेखों से अपरिचित है। लाख दावे कर लिए जाएं, क्रांतिकारियों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का रवैया कुल मिलाकर के क्रांतिकारियों के प्रति हिकारत भरा रहा है। यही वजह है कि आज देश की जनता और खास करके युवा भगत सिंह और उनके साथियों से प्यार तो करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन वे उनके विचारों के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप राह चलते हुए, अगर आपको यकीन नहीं हो, राह चलते हुए कुछ युवाओं को आप पकड़िए, उनसे पूछिए क्या उन्होंने भगत सिंह के बारे में कुछ पढ़ा है, क्या उनको वो जानते हैं, तो वो यह बात तो जरूर जो है बोलेंगे, हाँ उनको जानते हैं। कई सारे उसमें उनको बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी मिलेंगे, दिल से प्यार करने वाले मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उनके किसी लेख को नहीं पढ़ा होगा। उनको यह भी नहीं पता होगा कि भगत सिंह कुछ लिखा भी करते थे। उन्हें यह नहीं पता होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि भगत सिंह ने अपने 2 साल के जो उनका जेल में जब वो रहे थे लगभग 2.5 साल, उस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा किताबों को पढ़ा था और एक अपनी जेल डायरी भी लिखी थी। वो जेल डायरी आज हिंदी में उसको प्रकाशित भी किया जा चुका है, लेकिन अब भी वो बहुत बड़ी आबादी से वो दूर है, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाई है। प्रोफेसर चमनलाल ने और कुछ और ऐसे विद्वानों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भगत सिंह के लेखों को खोजने में, उन पर शोध कराने में लगा दिया, तब जाकर के कई सारे उनके लेख आज जनता के बीच में आ पाए हैं। तो इस बार 100 फ्लावर्स की तरफ से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 23 अप्रैल तक, यानी 23 मार्च से 23 अप्रैल तक करीब एक माह में खास करके देश के युवाओं को भगत सिंह के विचारों से परिचित कराने के लिए, उनके विभिन्न लेखों के बारे में बताने के लिए, और किस तरह किसने भगत सिंह को शहीद आजम बनाया, इस बारे में बताने के लिए हम लोग इन एक महीनों में कई वीडियो बनाएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपने अगर अब तक 100 फ्लावर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी इस मुहिम को पहुंचा सकें। दोस्तों, 23 मार्च 1931 वह तारीख थी, वह काला दिन था जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया था। कभी आपने सोचा ऐसी क्या वजह थी कि भगत सिंह को आनन फानन में फांसी पर चढ़ा दिया गया, यहां तक कि उनके शव को जला दिया गया और उनके राख तक को वहां लोगों के बड़ी मुश्किल से वो मिल पाई थी। ऐसी क्या वजह थी, क्या वजह थी जो भगत सिंह से और क्रांतिकारियों से वह हुकूमत जो है डरी हुई थी, जो कि जिसका सूरज दुनिया में कभी डूबता नहीं था।
क्या वो भगत सिंह का वो शरीर, क्या व्यक्ति के रूप में भगत सिंह इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो पूरी अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा पैदा हो गए थे? दोस्तों, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर यही दिमाग लगा लिया गया होता तो आज आप भगत सिंह के लेखों को ढूंढ करके पढ़ना शुरू कर दिए होते। उनकी बंदूक, उनकी पिस्तौल में, उनके संगठन में क्या इतनी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे कि वो पूरी जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उनकी जो सेना थी, उसका वो मुकाबला कर सकती थी, जिसका झंडा पूरी दुनिया में जो है फहरा लहराता था? जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ही सर्च करके, आज तो इंटरनेट की दुनिया है, अगर आप थोड़ा सा ही सर्च करेंगे तो आपको यह बात बखूबी पता चल जाएगी कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। इतना बड़ा संगठन भगत सिंह का नहीं था। अभी तो उन्होंने काम ही करना शुरू किया हुआ था और इस असेंबली बम कांड के बाद उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो आखिर वो क्या चीज थी जिससे ब्रिटिश हुकूमत थर्राती थी? भगत सिंह का नाम सुनकर के वो कांप जाती थी, क्रांतिकारियों के नाम से वो कांपने लगी थी। वो थे भगत सिंह के विचार, वो विचार जिससे उसको सबसे ज्यादा खतरा था। जब भगत सिंह ये कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, शायद आपने ये कभी पढ़ा हो कहीं। यही वो सूत्र है जिसको अगर आप पकड़ करके चलना शुरू करें कि आखिर क्यों एक क्रांतिकारी यह बात कह रहा है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, वो यूं क्यों नहीं कह रहा है कि बंदूक और पिस्तौल से इनकलाब आते हैं? अगली ही लाइन उसकी यही यही है कि बंदूक और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो विचार आखिर उनके क्या थे? किसने भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा दिलाया? जब इसकी आप तलाश करना शुरू करेंगे, तब आपके पास परत दर परत भगत सिंह खुलते चले जाएंगे। वो इतिहास खुलता चला जाएगा जिसकी जमीन पर खड़े होकर के भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसे आप आज हर आंदोलन में गूंजते हुए पाएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते होंगे। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब था कि पूरी एक व्यवस्था का एक दूसरी व्यवस्था में परिवर्तन। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को हटा करके यहाँ पर किसी भी तरह की देसी हुकूमत को ला देना चाहते थे। उनके पास पूरा एक मॉडल था कि वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या वो एक विदेशी पूंजीपतियों का राज हटा करके एक देसी पूंजीपतियों का राज लाना चाहते हैं, या फिर कुछ और था? वही कुछ और था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने आनन फानन में उनको और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया था। तो अब थोड़ी आपकी इच्छा तो मेरी समझ से पैदा हो रही होगी कि आखिर वो क्या खतरनाक विचार थे भगत सिंह के कि जिससे पूरी विदेशी हुकूमत जो है, पूरी अंग्रेजों की ब्रिटिश हुकूमत जो पूरी दुनिया पर जिसने कब्जा कर रखा था, वो भगत सिंह से इतना खौफ खाने लगी कि उनको फांसी के दिन से पहले ही आनन फानन में उनको जो है फांसी पर लटका करके उनके शव को आग के हवाले कर दिया गया था। इसी को बताने के लिए इस बार 100 फ्लावर्स की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। 23 अप्रैल तक हम लोग बीच बीच में उनके विचारों पर अलग अलग वीडियो जारी करेंगे, इसलिए लगातार जुड़े रहें और जो भी वीडियो आए उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते रहें। एक आपको बुक दिखाता हूं, उधर से ये उल्टा दिख रहा होगा। ये है मैं नास्तिक क्यों हूं और बम का दर्शन। ये लोक प्रकाशन गृह है जिसने ऐसी बहुत सारी पुस्तिकाएं ऐसी छापी। इसके अलावा गार्गी प्रकाशन है। गार्गी प्रकाशन ने भी छोटी छोटी इस तरह से पुस्तिकाएं बहुत सारी निकाली हैं। राजकमल प्रकाशन ने एक मोटी किताब निकाली हुई है भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज करके। वो काफी मोटी किताब है, मेरी समझ से 400 450 पन्ने की वो किताब होगी। तो और आप
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इंटरनेट आपके पास है तो इंटरनेट पे ये सारी उनके जो है सारे आर्टिकल उपलब्ध है। और लखनऊ में इस उनकी जो जेल डायरी है उसको राहुल फाउंडेशन ने छापा हुआ है। आप वहां से जो है उनकी जेल डायरी को मंगा करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनके विचारों के बारे में अलग अलग वीडियो में जानकारी देते रहें। तो दोस्तों, ये एक मैंने आपको एक संकेत दिया था कि भगत सिंह आखिर भगत सिंह कैसे बन गए। वो दुनिया के जो सबसे बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन क्रांतिकारियों की श्रेणी में भगत सिंह के नाम को लिया जाता है। 23 साल का नौजवान ऐसा क्या कर गया कि पूरी दुनिया में आज उन्हें जाना जाता है, एक महान क्रांतिकारी के रूप में उनको जाता जाता है। जब हम इसकी पड़ताल करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि जो उनके पहले की जो क्रांतिकारियों की पीढ़ी थी, भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA कहा जाता है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संगठन की बुनियाद चंद्रशेखर आजाद ने रखी थी। उन्हें ही कमांडर इन चीफ बनाया गया था और लोग उनका बहुत आदर करते थे। इस संगठन से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन हुआ करता था जिसने काकोरी टेंट डकैती को अंजाम दिया था। ये टेंट डकैती जब हुई थी तो उस समय क्रांतिकारियों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो उनके पास पैसा आए उससे वे क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दे सके। तो ये जो है ये जो ट्रेन डकैती हुई थी ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जो लखनऊ के पास काकोरी है। काकोरी में उन्होंने क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को रोका था जो सरकारी खजाना लेकर के जा रही थी, ताकि उसके धन से वे हथियार खरीद सकें, अपने क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार कर सकें और जनता को गोलबंद कर सकें। लेकिन ट्रेन डकैती के बाद अंग्रेजों ने ज्यादातर क्रांतिकारियों को, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल समेत ज्यादातर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसके बाद धीरे धीरे करके HRA जो है टूट गया और इसके बचे हुए साथियों में जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने दोबारा इसको खड़ा करने का फिर से प्रयास किया था। इसी कड़ी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। इसमें ध्यान देते चलिएगा, HRA में भी रिपब्लिक शामिल है। वो कोई एक देश की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा जो देश है ये एक बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। इसमें अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग तरह की भाषा है, अलग अलग तरह की संस्कृति है, पहनावा है। तो क्रांतिकारियों ने कभी इनको एक डंडे से हाँकने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने हर राज्य को पूरा सम्मान देते हुए इसे एक रिपब्लिक जो है, स्टेट जो है, गणराज्य, इसे इन्होंने एक गणराज्य के रूप में माना था। यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसीलिए उसमें रिपब्लिक नाम जोड़ा गया। और जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया तो उसमें एक नया शब्द सोशलिस्ट जोड़ा गया। सोशलिस्ट यानी समाजवाद। वे एक समाजवादी गणराज्य की बात किया करते थे। यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है कि आखिर जो ये तो एक समाजवाद की बात करने वाले की बात, उन्होंने अपने संगठन का नाम ही जब इस तरह से रख दिया तो आपको समझना चाहिए कि भगत सिंह एक कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले थे, जो पूरे हिंदुस्तान में एक समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। इस बारे में आपको बहुत नहीं बताया जा रहा होगा। इसके लिए जब आप उनके अपने लेखों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस बारे में पता चलेगा कि भगत सिंह दरअसल चाहते क्या थे। और यहीं से जो है आपको थोड़ा सा उस दौर को आप देखिए कि 1917 में सोवियत रिवॉल्यूशन हो चुका है। यूरोप के लगभग 2/3 हिस्से में समाजवाद जो है आ चुका है, या धीरे धीरे करके वहां पर जो है उसका प्रभाव क्षेत्र बन रहा है। और उसके साथ ही पूरी दुनिया में
जो जन मुक्ति संघर्ष चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशी गुलामी के खिलाफ, वो तेज हो गए, जिनको कि सोवियत रूस की तरफ से मदद भी मिल रही थी। और इस तरह से सोवियत रूस से वो समाजवादी साहित्य, क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट साहित्य भी पूरी दुनिया में जाने लगा था, जिसको भगत सिंह और क्रांतिकारी भी उसको जो है पढ़ रहे थे। जेल के दौरान भी भगत सिंह ने 250 से ज्यादा किताबों का अध्ययन किया हुआ था, जिसको उन्होंने जेल डायरी में नोट्स लिखे। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हुई थी, लेकिन उन किताबों का क्या हुआ वो पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये अगले वीडियो में आपको अगले कुछ इस तरह की बातों से हम आपको अवगत कराएंगे, और शुरुआत यहाँ से करेंगे कि कैसे एचआरए टूटने के बाद उन इससे जुड़े इस संगठन से जुड़े हुए जो साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने जेल में अपनी गलतियों की समीक्षा की, और वह जो है अगली पीढ़ी को उन्होंने देने का काम किया। जो हथियार के दम पर क्रांति करने की एक सोच एचआरए पर हावी हुआ करती थी, उसी के नेताओं ने उसकी समीक्षा कर ली थी। अगर आप बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ें, शहीद अशफाक उल्लाह का लेख पढ़ें, अवाम के नाम उन्होंने जो लेख लिखे हुए थे, तो उसमें साफ साफ आपको जो है वो कहते हुए नजर आएंगे कि हमने जो है एक गलती की थी, और अब जो यहाँ का युवा है, जो क्रांतिकारी हैं, उनको खेतों खलिहानों में जाना चाहिए, उनको गांव में किसानों के बीच में जाना चाहिए, उनको वहां पर रातें बितानी चाहिए, उनके साथ वहां पर उनकी जो सूखी रोटी है उसका स्वाद लेना चाहिए, उनके जीवन से अपने को एकदम मिलाना चाहिए और उनको गोलबंद करना चाहिए। बिना इसके इस देश में इनकलाब नहीं हो सकता है। इसी सिरे को भगत सिंह ने पकड़ा था, जिसको हम अगले अपने वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।